आप शायद जानते होंगे कि 10 में से केवल एक स्टार्टअप ही कामयाब हो पाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स वाले देश के तौर पर भारत टॉप 3 देशों में है। इससे साफ जाहिर है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप शुरू करने की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करने का इरादा रखते हैं, लेकिन जरूरत है एक बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया की, तो फिक्र ना करें। बिजनेस पाठशाला आपके लिए हर महीने पहले और तीसरे सोमवार दोपहर 3 बजे से लेकर आता है आपके स्टार्टअप की सक्सेस की पहली सीढ़ी, यानी स्टार्टअप आइडियाज। और साथ ही इसके जूम सेशन में एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करके आप अपने सभी डाउट्स भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अब आप भी ओला, नायका, पेटीएम और पॉलिसी बाजार जैसा ही अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए और सफलता के आसमान में उड़ने को तैयार हो जाइए। इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और खास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा बालियान आज बिजनेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज चलते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप इंडिया, ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मीन्स एक गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव, आपने हर जगह सुना होगा कि फला बंदा, उसका बच्चा स्टार्टअप उसने अभी सेट किया है, स्टार्टअप उसने अभी लगाया है। लेकिन ये स्टार्टअप है क्या? ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो बूस्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को और ग्रोथ देता है हमारी इंडियन इकोनॉमी को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, यानी कि बहुत सारा रोजगार देने में भारत को, भारत के युवाओं को, भारत के ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर उन्हें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाता है। निश्चित रूप से स्टार्टअप जब से शुरू हुआ, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको रास्ता नजर नहीं आ रहा था रोजगार का, अपनी एक इकोनॉमिक ग्रोथ लेके, एक आत्मनिर्भरता लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं अबाउट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या थॉट प्रोसेस है। ये 16 जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव रोल्ड आउट हुआ है और इसके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ जिनका ऑब्जेक्टिव था एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, बिल्डिंग एंड रीबूस्ट स्टार्टअप इकोनॉमीज एंड जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थी उनके लिए पर्टिकुलर जॉब क्रिएट करना। और इसके पीछे एक स्टार्टअप इंडिया टीम कंप्लीट थी जो पूरी की पूरी इनिशिएटिव को जो रिपोर्ट करती रही है डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम DPIIT कहते हैं। ये वाकई स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ, अभी तक लगातार इसके सक्सेस के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और हम डिटेल में जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। Startup India is a flagship initiative of the government of India, you know very well, intended to build a strong ecosystem for nurturing innovation and start up the country. Basically, कंट्री को नर्चर करने के लिए और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को अपलिफ्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया का थॉट आया और उसको लेकर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चली। बेसिकली ये जो सबसे लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना बेसिक इसका मकसद था। जो द गवर्नमेंट थ्रू दिस इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप टू ग्रो थ्रू इनोवेटिव एंड डिजाइंस। इनोवेटिव तरीके से, डिफरेंट
डिफरेंट वे में डिज़ाइन किया गया बिजनेस को, छोटे छोटे मॉड्यूल्स तैयार किए गए। यूजुअली पहले जो भी इंडस्ट्री, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्रोडक्शन जहाँ पर भी होता था तो वो एक लार्ज लेवल पर होता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स को, मॉड्यूल्स को तैयार किया कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्किल है या थोड़ी सी नॉलेज लेकर के स्टार्टअप अपना शुरू कर सकता है, उसके थ्रू अपने रोजगार को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, अपनी फैमिली को चला सकता है और साथ के साथ सराउंडिंग में जो लोग हैं उन सबको भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। From digital technology sector to a wide array of sector including agriculture, manufacturing, social sector, healthcare, education, स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव सिर्फ डिजिटल या टेक्नोलॉजी में ही नहीं है। जैसे इसका इंग्लिश नेम, इंग्लिश ब्रांड है तो लोगों को लगता है कि ये शायद डिजिटाइजेशन की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ ही होगा। नहीं, इसमें स्टार्टअप इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, वो एग्रीकल्चर में भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी हैं, सोशल सेक्टर में भी हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो छोटी छोटी सिरिंज बनाना, छोटे छोटे ट्यूब बनाना, बोटल्स बनाना, पैकेजिंग मटेरियल्स बनाना, उनको पैक करना। अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो हम बिग फार्मिंग की बात ही नहीं करते हैं, छोटे छोटे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाना या छोटी ऐसी फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजी को अपने छोटे लेवल पे, आपका रूफ फार्मिंग हो गया, आपका गार्बेज फार्मिंग हो गया, मशरूम हो गया। जैसे अभी आप देखते होंगे लघु उद्योग के साथ मिलकर ढेर सारे, हर स्टेट में, पूरे इंडिया में हर एक स्टेट वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव ये भी वैल्यू करता है कि हमारे लोगों को अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट दूर तक बेचने ना जाना पड़े। हालांकि डिजिटल होने के नाते ये भी पॉसिबल है, बट अगर हम एग्रीकल्चर के फ्रेश मटेरियल की बात करते हैं और अगर एक छोटे सेटअप में वो पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे उन मॉड्यूल्स में ये भी ध्यान रखा गया, जब उन्हें परमिशन दी गई या उन्हें ट्रेंड किया गया, कि उनका फ्रेश मटेरियल उस एरिया में उसकी डिमांड है कि नहीं। इस तरीके से स्टार्टअप के इनिशिएटिव को नर्चर किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके और उनका ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए, एजुकेशन के छोटे छोटे अलग, जैसे आपका कंप्यूटर एजुकेशन है, आपके मैथ ओलंपियाड्स हैं, आपके छोटे छोटे एक सेगमेंट में ब्रेन प्रैक्टिसेस हैं, छोटी छोटी यूनिट में, या एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल जो प्रोवाइड करते हैं उसको भी स्टार्टअप के थ्रू प्रोवाइड किया गया, आगे बढ़ाया गया। और सिर्फ बड़े शहर में ही नहीं, आप ये देखेंगे from existing tier 1 cities to tier 2 and tier 3 cities including semi-urban and rural areas, like startup India का जो मॉड्यूल है ना कि सिर्फ टायर 1 में या टायर 2 सिटीज में है, बल्कि इवन टायर 3 में भी है, यानी कि जो कस्बे, टाउन्स हैं उनमें भी है, सेमी अर्बन जो तहसील हैं वहाँ पर भी है, रूरल एरियाज में जैसे टोकरी बुनना, जैसे रुई की बत्तियाँ बनाना, जैसे बढ़िया बनाना, अचार बनाना, ऑयल प्रेस मड से निकालना, सो मैनी थिंग्स आर देयर। पर्टिकुलर लोकल लोगों के द्वारा जैसे ताले बनाना, जैसे आपके हाथ की कारीगरी से स्टार्टअप को पूरा का पूरा शेप दे देना। पहले जो आर्टिजन होते थे वो आर्टिजन अपने लेवल पे काम करते थे, अभी स्टार्टअप इंडिया का एक प्रोजेक्ट देने के बाद कई आर्टिस्ट एक जगह बैठ के काम करते हैं, जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उनको दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंचाया जा सकता है। From existing tier 1 cities to tier 2 and tier 3 cities including semi-urban and rural areas, जैसा मैंने अभी आपको डिस्कशन किया, the action plan is divided across the following areas। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर जो पूरा एक्शन प्लान है वो कैसे डिवाइड हुआ है। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, उसको जितना हम सिंपल कर सकते हैं और हैंड होल्ड में कर सकते हैं, अपने हाथों में अपने पूरे प्रोग्राम्स को हम कैसे ले सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ले सकते हैं, उस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। फंडिंग सपोर्ट एंड इनिशिएटिव, क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट का हो सकता है, क्या इनिशिएटिव
सोसाइटी का हो सकता है, और फंडिंग कहाँ से मिल सकती है और कहाँ से मैनेज हो सकती है। इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, ये भी इसका इन्वॉल्वमेंट भी स्टार्टअप इंडिया में ध्यान रखा गया है। अब हम बात करते हैं द ब्रॉड स्कोप ऑफ स्टार्टअप इंडियाज प्रोग्राम्स इज आउटलाइंड इन द एक्शन प्लान बिलो। आप देखेंगे कि हमने सबसे जरूरी ध्यान रखा है कंप्लायंस रिजीम बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन। जब बड़ी इंडस्ट्री होती है तो बड़ी इंडस्ट्री के बहुत सारे कंपनी कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, उन सबको कवर करना पड़ता है, उन सबको मीट आउट करना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान रखा कि ये सिंपल हो और जो कंप्लायंस रिजीम हो वो सेल्फ सर्टिफाइड हो। उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए किसी भी स्टार्टअप वाले बंदे को दौड़ना ना पड़े। ए ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द रेगुलेटरी बर्डन ऑन स्टार्टअप, thereby allowing them to focus on their core business and keep compliance cost low। अगर कंप्लायंस इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे और कॉस्ट ज़्यादा होगी तो स्टार्टअप शुरू करने से ही नॉर्मल बंदा फेड अप फील करेगा, क्योंकि बिग इंडस्ट्री के लिए बिग इन्वेस्टमेंट, बिग थॉट होता है। यहाँ एक विजन लेके चले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका काम जल्दी शुरू हो जाए, तो ये एक बार ऑब्जेक्टिव उनका डिसाइड किया गया। बी डिटेल्स, regulatory formalities requiring compliance with various labor and environment laws are time consuming and difficult in nature। Actually अगर हम environment से रिलेटेड जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ हैं और हमारे लेबर लॉ हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो ये प्रोसेस में लाने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो इनको भी ध्यान में रखा गया है कि किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया के लिए ये कम से कम कॉस्ट पे कम से कम एनर्जी इन्वेस्ट करने से स्टार्टअप आराम से चल सके। अब हम देखते हैं ऑर्डर टू द मेक कंप्लायंस फॉर स्टार्टअप फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल, सिंप्लीफिकेशन आर रिक्वायर्ड इन द रेगुलेटरी रिजीम। जितना सिंपल रेगुलेटरी रिजीम के अंतर्गत चीजों को किया जा सकता है उतना सिंपल रखने की कोशिश की है। ये वाकई स्टार्टअप इंडिया के इनिशिएटिव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कामयाब करती है। अब हम और आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंगली द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन शैल बी मेड मोर मीनिंगफुल एंड सिंपल। स्टार्टअप शैल बी अलाउड टू सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस थ्रू द स्टार्टअप मोबाइल ऐप। इवन इतना इजी है कि जो कंप्लायंस के इश्यूज हैं या सेल्फ सर्टिफिकेशन है, इवन वो मोबाइल ऐप के थ्रू सर्टिफाइड हो जाता है। इससे ज़्यादा हैंडी, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन और नहीं हो सकता। उसे कहीं भी दौड़ना नहीं है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना, कई दिन ट्रैवल नहीं करना या अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। विद 9 लेबर एंड एनवायरमेंट लॉज, जो 9 लेबर के लॉज हैं और एनवायरमेंट के लॉज हैं जो नीचे दिए गए हैं। इन केस ऑफ द लेबर लॉज नो इंस्पेक्शन विल बी कंडक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। और जो बाकी के हम अभी आपको दिखाते हैं कि आगे चल के कि कौन कौन से लेबर लॉ और एनवायरमेंट से रिलेटेड 9 लेबर लॉ है जो स्टार्टअप इंडिया को फॉलो करने पड़ते हैं। स्टार्टअप मे बी इंस्पेक्टेड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द क्रेडिटेबल एंड वेरिएबल कंप्लेंट्स ऑफ द वायलेशन filled in the writing and approved by at least 1 level senior to the inspecting officer। अगर देखा जाए तो at least 1 level senior officer के द्वारा अगर वो approved है तो वो valuable है। In case of environment laws, startup which falls under the white category, जो अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जो स्टार्टअप हमारे वाइट कैटेगरी में आते हैं, उनमें एनवायरमेंट लॉ को लेकर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि CPCB, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसके द्वारा कोई भी स्टार्टअप अगर हमारा वाइट कैटेगरी में आता है वो वुड बी एबल टू सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस एंड ओनली रैंडम चेक would be carried out in such cases। यूजुअली अगर वाइट कैटेगरी में है तो स्टार्टअप सेल्फ सर्टिफाइड खुद को कर सकता है और उसकी चेकिंग रैंडमली हो सकती है। मींस गलत काम तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके ऊपर बर्डन भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में जाते हैं तो कभी
क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपका चेकिंग होती है। अब हम बात करते हैं लेबर लॉज की। अभी हमने लेबर लॉज पर डिस्कशन किया कि द बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 1996 जो हमें फॉलो करना होगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बेसिकली लेबर लॉ लागू होता है कि जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है, क्योंकि छोटा हैजार्ड बड़ा हैजार्ड वहाँ पे हो सकता है। हालांकि स्टार्टअप में कोई बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बेसिक लेबर के ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स है वो ये कवर होना चाहिए। द इनर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। आप डिटेल में इन सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे जब आप अपने स्टार्टअप को शुरू करेंगे, क्योंकि माइग्रेटेड वर्कर जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर जब वो काम करता है तो उसकी वर्कमैनशिप जो लेबर लॉ लगती है उसको आपको फॉलो करना होता है, और वो बहुत सिंपल होते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी कि रेगुलेटरी एंड एबोलिशन एक्ट 1970 में जो लागू हुआ वो आपको फॉलो करना होता है। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड द एबोलिशन एक्ट 1970, ये आपको कुल मिला के 9 लेबर लॉ फॉलो करने होते हैं। ऑन पेपर आप चेक कर सकते हैं, जब आप स्टार्टअप स्कीम के अंदर जाएंगे स्टार्टअप इंडिया की तो आपको 9 के 9 लेबर लॉ दिखाई देंगे। आपका नेक्स्ट लॉ है द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एनवायरमेंट लॉज, द वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन Amendment Act 2003, the Air Prevention and the Control of Pollution Act 1981। तो हमें जिसमें वाइट कैटेगरी में जो हमारे स्टार्टअप्स के इनिशिएटिव्स या मॉड्यूल्स नहीं आते हैं उनमें हमें इन 9 लेबर्स लॉ का ध्यान रखना होता है। स्टार्टअप इंडिया हब में ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट ए सिंगल पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड अनेबल टू नॉलेज एक्सचेंज एंड एक्सेस टू द फंडिंग। अगर हम देखेंगे हमें क्रिएट करना होता है सिंगल पॉइंट पर अपना जो एंटायर स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, और वो नॉलेज हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं और फंड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब हम डिटेल में जाते हैं। यंग इंडियन टुडे हैव the conviction to the venture out of their own and the conductive ecosystem lets them watch their ideas come to life। हमारे यंगस्टर जो होते हैं वो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में यूज करने के बाद उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन होते हैं और वो सोसाइटी में क्या चेंज दे सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। In today's environment, we have more startup and entrepreneur than ever before. Really, आप देखेंगे especially in foods, there are small entrepreneur, टी वाला, चाय वाला, कॉफी वाला, आपका बाटी वाला, स्मॉल आपका पिकल इंडस्ट्री है, आपका पल्प इंडस्ट्री है, आपका जूसेस इंडस्ट्रीज है, स्टार्टअप ढेर सारे। अगर आप देखें 1 by 1 आपको लगेगा कि यंगस्टर बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के साथ प्रिक्योर योर सेंटिमेंट्स। सर्विसेज इंडस्ट्रीज को भी लेके बहुत सारे स्टार्टअप इस टाइम, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपका थॉट आउट ऑफ द बॉक्स है। सबसे पहले इवेंट्स होते थे किसी भी ऑफिशियल प्रोग्राम्स के, किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के, मैरिजेस के, बर्थडेज के, लेकिन नाउ अ डेज इन मनी फेस्टिवल्स, मनी थॉट प्रोसेस, मनी सेलिब्रेशंस आर देयर कि वहाँ पे भी सर्विस इंडस्ट्री आपको सर्विस दे रही है। ओल्ड पर्सन, डेथ में, बर्थ में, सो मैनी थिंग्स आर देयर कि जहाँ पर छोटे छोटे स्टार्टअप ने एक अपना नया आइडिया लगा के अपने ग्रोथ को शुरू कर दिया है और इकोनॉमी में वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं। The Government of India has taken various measures to improve the ease of doing business। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजनेस को आसान करने के लिए बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मेजर्स, पैमानों को रखा हुआ है, and is also building and existing and enabling the environment for these startup, और बढ़ाने की कोशिश कर रही है और बढ़ाकर इन स्टार्टअप को एक बेहतर एनवायरनमेंट देने की
कोशिश कर रही है, विच इज द लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट. द स्टार्टअप इंडिया हब will be a key to stakeholders in this vibrant ecosystem and will exactly ये स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, स्टार्टअप इंडिया हब का, एक स्टेक होल्डर्स का, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम और उनकी इच्छा का एक बाजार है आज की डेट में. वर्क in a hub and spoke model and the collaborate with central and state governments, Indian and foreign VCs, angels networks, banks, incubators, legal partners, consultant, universities and R&D institutions also are in startup module. Assist startup through their lifestyle with specific focus on the important aspect like obtaining financing, testing, business structuring, advisory, enhancement of marketing, skill, technology, commercialization and the management evaluation. इन सब चीजों के साथ हमारा स्टार्टअप इंडिया आगे ग्रो करता जा रहा है. और देखते हैं हम कैसे ऑर्गेनाइज होती है मेंटरशिप प्रोग्राम कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो एस्पायर करते हैं टू फोस्टर इनोवेशन टू ऑल यंग इंडियंस हु हैव टू द करेज टू एंटर एन एनवायरमेंट ऑफ रिस्क. ऐसे हमारे यंगस्टर जो ऐसे एनवायरमेंट में रिस्क जोन में जाना पसंद करते हैं, ऐसी हमारी बहुत सारी स्टार्टअप इंडिया हब की ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो उनके कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्यूबेशन सेंटर हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करते हैं हमारे यंगस्टर को कि वो स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर आगे चले और उनको साथ देते हैं. मेंटर एंड गाइड टू होल्ड देयर हैंड एंड वॉक विद देम थ्रू दिस जर्नी. एग्जैक्टली वो साथ ही नहीं देते हैं बल्कि उनके साथ हैंड होल्ड करते हैं और इस जर्नी में उनका मोटिवेशन और उनके जज्बे को देखते हुए, उनके करेज को देखते हुए उनके साथ उन्हें लेकर आगे भी बढ़ते हैं. रोलिंग आउट द मोबाइल ऐप एंड द पोर्टल. एग्जैक्टली इसमें मोबाइल ऐप और पोर्टल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि घर बैठे आप अपने एक इंडिविजुअल पेज पर भी अपने पूरे स्टार्टअप मॉड्यूल्स को मैनेज कर सकते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सर्व एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप for interactive with government and the regulatory institution for all business needs and information exchange among various stakeholders. जो stakeholders आपके साथ लगे हुए हैं, आपकी सारी स्कीम्स और आपके सब डेवलपमेंट आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सबके साथ शेयर कर सकते हैं. ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है. डिटेल में अगर हम जाएंगे तो इन ऑर्डर टू कॉमर्स ऑपरेशन स्टार्टअप रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद रिलेवेंट रेगुलेटरी ऑथोरिटीज. अगर हम कॉमर्स वाणिज्यकरण ऑपरेशन की बात करते हैं तो स्टार्टअप को जरूरत होती है डिफरेंट रेगुलेटरी में अपने आप को रजिस्टर करने की. तो डिलेज और लैक ऑफ क्लैरिटी इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लीड टू डिलेज इन एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द स्टार्टअप. अगर ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो उनके स्टार्टअप को एस्टेब्लिश होने में या स्टार्ट करने में ही देर हो सकती है. उसको हटाने के लिए देयर बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन to get bank loan, employ workers and generate incomes. उन एक प्लेटफॉर्म पे होने से ये उनको सुविधाएं मिलती है कि उनका रेगुलेटरी, उनका जो भी परमिशंस अप्रूवल हैं वो कब आने हैं, जिससे वो लेट नहीं होते और लेट ना होने पर उनका काम, उनका इनकम, उनका प्रॉफिट, उनका मैन्युफैक्चर अच्छा होता है, वो सर्विसेज बेहतर दे पाते हैं तो उससे वो लोन भी चुका पाते हैं और वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं और इनकम भी जनरेट टाइमली कर पाते हैं. अब बात करते हैं enabling registration processes in an easy and the timely manner can reduce this burden significantly. Besides, startup often suffer from the uncertainty regarding the exact regulatory requirements to
सेटअप द ऑपरेशन, बेसिकली ये टोटल रेगुलेशन बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम को किस तरीके से पोर्टल के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है और उस सेटअप ऑपरेशन को किस तरीके से फंक्शनिंग में रखा जा सकता है ताकि कोई भी चीज़ डिले ना हो और प्रॉपर प्रॉफिट आउटपुट आता रहे, जो स्टार्टअप का बेसिकली एक विजन सोच के चला गया था, उसमें ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल। अगर आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट है, आपका बन गया, आप सर्विस दे रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। एंड गवर्नमेंट शैल इंट्रोड्यूस ए मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड ऑन द गो एसेसिबिलिटी फॉर, और स्टार्टअप इंडिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मोबाइल ऐप भी आपको प्रोवाइड करती है। Registering a startup with relevant agency of the government, a simple form shall be made available for the same। एक आप सिंपल से फॉर्म के साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो रिलेवेंट एजेंसीज के साथ जो गवर्नमेंट की होती हैं। द मोबाइल ऐप शैल have backend integration with Ministry of the Corporate Affairs and Register of Firms for the seamless information and exchange and processing of the registration applicant। इसके साथ आप जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ जो रजिस्ट्रेशन आपका होता है वो आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन साझा कर लेती हैं और आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस कर देती हैं। एक ऐप के माध्यम से आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है और आप ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, एनी टाइम डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको दिखाने के लिए काम आ सकता है। ए डिजिटल वर्जन ऑफ द फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर द डाउनलोडिंग थ्रू द मोबाइल ऐप। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा है, एक मोबाइल में आपका डाउनलोड, सर्टिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको मिल जाती है। फिलिंग फॉर द कंप्लेंट्स एंड द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस क्लियरेंस अप्रूवल्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, जो हमने आपको पहले भी बोला था कि आपके बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, आपके बहुत सारे अप्रूवल, बहुत सारी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी सिस्टम, इंश्योरेंस एंड ऑल आप एक ऐप के माध्यम से देख सकते हैं जो आपको आपके स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कोलैबोरेटिंग विद वेरियस स्टार्टअप इकोसिस्टम पार्टनर्स, आप अपने साथ और पार्टनर्स को अपना इकोसिस्टम इंप्रूव करने के लिए साथ में ला सकते हैं। द ऐप शैल प्रोवाइड ए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म विद ए नेशनल नेटवर्क ऑफ द स्टेक होल्डर। आप नेशनल लेवल के स्टेक होल्डर्स को इस एप्लीकेशन के जरिए अपने साथ इन्वाइट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वेंचर फंड्स, इंक्यूबेटर्स, academia, mentors, etc. of the startup ecosystem to have discussion towards enhancing and boosting the ecosystem concerned। अब हम बात करते हैं लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन एट लोअर कॉस्ट। स्टार्टअप इंडिया के इनिशिएशन में लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन कम से कम कॉस्ट पे किस तरीके से आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यूजुअली अगर लीगल सपोर्ट और ये फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन अगर कराना होता है तो इनकी कॉस्ट बड़ी होती है, टाइम टेकिंग होती है, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा लोअर कॉस्ट में रखा गया। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट अवेयरनेस एंड एडॉप्शन ऑफ IPRS बाय स्टार्टअप एंड द फैसिलिटेट देम in protecting and commercializing the IPRS by providing access to high quality intellectual property services and resources। बेसिकली ऑनलाइन होने से इसमें ये सपोर्ट रखा गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज का हाई क्वालिटी का इनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए और रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन, पेटेंट एप्लीकेशन एंड रिबेट इन फीस, ध्यान में ये रखा जाए कि किस तरीके से इनको फीस में रिबेट दिया जा सकता है। अब हम इसकी डिटेल पे जाते हैं कि कैसे काम करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IPR आर द इमर्जिंग एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के जो बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को
उसकी इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि आपका कंपटीशन बढ़ा देती है, आपकी एबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा देती है, आपकी योग्यता को बढ़ा देती है कि आप मार्केट में किस तरीके से दूसरे को compete करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप विद लिमिटेड रिसोर्स एंड मैन पावर कैन सस्टेन इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ओनली थ्रू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनोवेशन। आप लगातार अपनी ग्रोथ कंटिन्यूएशन के साथ रख सकते हैं जब आप इनोवेशन के साथ इस फील्ड में उतरे हो। इट इज इक्वली क्रूशियल दैट द प्रोटेक्ट देयर IPRs. The scheme for startup intellectual property protection shall facilitate filling of patents, trademarks, and designs by innovative startup. Various measures being taken in this regard include आपके जो ब्रांड्स की वैल्यूज होती है, आपके जो इनिशिएटिव्स होते हैं, जो सेफ मेजरमेंट्स होते हैं, जो आपको सिक्योर रखने होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू आप उन सब को मैनेज कर सकते हैं स्टार्टअप के अंदर। अब इसका भी एक, चूंकि ऑनलाइन है, ऐप के थ्रू है, तो फास्ट ट्रैकिंग स्टार्टअप पेमेंट एप्लीकेशन है टू वैल्यूएशन ऑफ एनी इनोवेशन ग्रोथ फॉर द इमेंसली once it gets the protective cover of a patent, and to this end the patent application of a startup shall be fast tracked for the examination and disposal so that they can realize the value of the IPRs and the earliest possible, जितना possible हो सकता है जल्दी वो आपका काम ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू जितना भी बेहतर तरीके से इन क्वालिटी बेस्ट एंड टाइम लेसर टाइम लेस एनर्जी एंड विद रिबेट अमाउंट आपका काम इसमें हो जाता है। Panel of facilitation to assist in filling of IP application for effective implementation of the scheme. A panel of facilitator shall be empaneled by the Controller General of the Patent, Design and Trademarks CGPTM, who shall also regulate their conduct and the function. ये भी इसमें आपको इंक्लूडेड फैसिलिटी मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं द ब्रॉड स्कोप ऑफ द स्टार्टअप इंडियाज प्रोग्राम्स इन आउटलाइंस इन एक्शन प्लान बिलो। इसके बारे में हमने अभी ढेर सारा जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चला, कैसे इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट काम करता है, कैसे हम एकेडमिया के साथ, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ के साथ, हम बहुत सारे इंक्यूबेटर्स के साथ, हम बहुत गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके अपने स्टार्टअप को बेहतर बना सकते हैं। वो सिर्फ बेहतर ही नहीं बनाते, अगर हमारा उनके साथ अपने पार्टनरशिप होती है या फिर हम उनके साथ अपने को रजिस्टर कर लेते हैं, तो वो हैंड होल्ड करके इस जर्नी में हमारे साथ जाते हैं। ये बहुत एक अच्छा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। गवर्नमेंट ने कई ऐसी चीज़ों को जो हमारा कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से भी कॉमर्शियलाइजेशन चीज़ों को कराने के लिए एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए अपने साथ स्टार्टअप इंडिया को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाने का काम किया है। लेबर लॉज हुए, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स हुए, आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हुए, बहुत सारे कामों को अच्छे लो कॉस्ट में, रिबेट में, बेहतर फास्ट डिजिटाइजेशन के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू स्टार्टअप इंडिया के काम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया काम कर रही है। और हम आगे डिटेल देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है स्टार्टअप इंडिया इन अ ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव। ये फैसिलिटेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग जनरल एडवाइजरी ऑन डिफरेंट IPR। हम इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, किस तरीके से फैसिलिटेटर रिस्पॉन्सिबल होता है जनरल एडवाइजरी देने के लिए ऑन डिफरेंट IPRs as also information on the protecting and promoting IPRs in other countries। यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी जो हमारा इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स होता है उसको प्रमोट करने में और प्रोटेक्ट करने में किस तरीके से इंफॉर्मेशंस को शेयर करने में फैसिलिटेटर्स रिस्पॉन्सिबल होता है और हमें सपोर्ट करता है। दे शैल आल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस in filling and disposal of the IP applications related to the patent। यानी कि वो मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग की और उनके डिस्पोजल की भी IP एप्लीकेशंस रिलेटेड टू द पेटेंट, ट्रेडमार्क्स अगर हमको एंड डिजाइंस अंडर द रिलेवेंट एक्ट
including appearings on behalf of startups at hearing and contesting opposition. हम बात करते हैं, अगर कोई इस तरीके का हमारा अपोजिशन है, अगर कोई हियरिंग है स्टार्टअप के बिहाफ पर, वो उन सबको अपीयर करते हैं by other parties till final disposal of the IPR application. जब तक फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच जाते तब तक वो स्टार्टअप की ओर से उस एप्लीकेशन के लिए अपने आप पूरा स्टार्टअप को सपोर्ट देते हैं. बात करते हैं कि गवर्नमेंट टू बियर फैसिलिटेशन कॉस्ट, और ये सारी की सारी जो हमारी फैसिलिटेशन कॉस्ट होती है वो गवर्नमेंट को बियर करनी होती है. अंडर द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बियर द एंटायर फीस ऑफ द फैसिलिटेटर फॉर एनी नंबर ऑफ पेटेंट. ये कितना अच्छा है. स्टार्टअप इंडिया स्कीम में जो आपको पेटेंट करने का, जो प्राइवेट अभी तक इंडस्ट्री अपने को पेटेंट कराने के लिए खर्च सेल्फ से बियर करती थी, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू आपको सारी फी खुद बियर करती है फैसिलिटेटर की और ट्रेडमार्क और डिजाइन्स की, दैट स्टार्टअप में फाइल एंड द स्टार्टअप शैल बियर द कॉस्ट ओनली द स्टेचुअरी फीस पेबल. एग्जैक्टली जो एक स्टेचुअरी फीस जो होती है वो स्टार्टअप पे करता है. रिमेनिंग फैसिलिटेटर से थ्रू जो भी आपके नंबर ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन की जो स्टार्टअप फाइल करता है उन सब की फी जो है गवर्नमेंट बियर करती है. रिबेट ऑन फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन. क्या रिबेट मिलती है एप्लीकेशन को फाइल करने में? स्टार्टअप शैल बी प्रोवाइडेड एन 80% रिबेट इन द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट. जो स्टार्टअप होता है उसको 80% तक की रिबेट मिलती है अगर वो अपने को पेटेंट कराने के लिए फाइल करता है. वाइसा वर्सी अदर कंपनीज कोई अदर कंपनीज अगर स्टार्टअप में नहीं है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के साथ एनरोल नहीं है, उनके मुकाबले 80% उनको रिबेट मिलती है. दिस विल हेल्प देम पेयर कॉस्ट इन द क्रूशियल फॉर्मेलिटीज ईयर. शुरू के जो ईयर्स होते हैं अगर उनमें उनको अपने को वो खड़ा कर रहे हैं, फर्म कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कतें आती हैं तो ये 80% रिबेट बहुत बड़ी रिबेट होती है जो उनको सपोर्ट करती है. द स्कीम इज बीइंग लॉन्च्ड इनिशियली ऑन ए पायलट बेसिस ऑफ 1 ईयर. ये स्कीम शुरू में ना 1 ईयर के पायलट बेसिस पे रन होती है. बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन्ड फर्दर स्टेप शैल बी टेकन. और इस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन, जो भी एक्सपीरियंस गेन होता है फर्दर स्टेप उसके बाद लिया जाता है. तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट, 80% की छूट और आगे भी एक्सपीरियंस बेस्ड सपोर्ट करना, इट्स रियली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया के साथ. आगे देखते हैं कि हमारे ब्रॉड स्कोप स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम में किस किस तरीके से एक्शन प्लान के थ्रू हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं. रिलैक्स्ड नॉर्म ऑफ पब्लिक प्रोसीजर प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप. बहुत रिलैक्स नॉर्म्स होते हैं प्रोक्योरमेंट के, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के स्टार्टअप के लिए. क्यों, ऐसा क्यों है? उसका ऑब्जेक्टिव हम जानते हैं. गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों रखा है? टू प्रोवाइड एन इक्वल प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. जो पहले से इंडस्ट्रीज़ हैं या स्टार्टअप के अंदर एनरोल नहीं हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ इक्वल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप का हो, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का. वॉइस सर्विस द एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड कंपनीज इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट. दूसरे वो एक्सपीरियंस कर सके एंटरप्रेन्योरशिप का प्लस अपना कंपनीज का एज ए पब्लिक प्रोक्योरशिप में. डिटेल हम डिटेल पे जानते हैं. टिपिकली whenever a tender is floated by a government entity or by a PSU, very often the eligibility condition specify either prior experience or prior turnover. Such a stipulation prohibits impeding startup from the participants in such tenders. Actually,
डिटेल में हम बताएं कि जैसे PSUs के थ्रू या गवर्नमेंट एंटिटीज़ के थ्रू जैसे ही टेंडर फ्लोट होता है तो वहाँ पे प्रायर एक्सपीरियंस या प्रायर टर्नओवर की बात होती है। तो ऐसे में हमारे स्टार्टअप कहीं भी पिछड़े ना रह जाएं, उनका पार्टिसिपेशन कम ना हो जाए, उसके लिए ये सुविधा दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है। एट प्रेजेंट इफेक्टिव अप्रैल 2015, अभी हाल ही में जो 1 अप्रैल 2015 से इफेक्टिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड PSUs हैव टू mandatorily procure at least 20% from the micro, small and medium entrepreneurship MSME। MSME के थ्रू क्या आता है, आपका लघु छोटा उद्योग आता है, मध्यम उद्योग आता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब 2015 से न कि सिर्फ बड़े ही इंडस्ट्रियलिस्ट को लाया जाए, बल्कि गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और PSU का भी ये एक मैंडेटरीली प्रोक्योर है कि कम से कम जब भी किसी इनिशिएटिव को लिया जाए, टेंडर फ्लोट किया जाए, तो उसमें 20% जो हो वो MSME के थ्रू भी हो। तो इट्स गुड फॉर स्टार्टअप इंडिया फैसिलिटी। In order to promote startup, government shall exempt startup in the manufacturing sector from the criteria of prior experience, turnover, without any relaxation in quality standard or technical parameters. In order to promote startup को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट शैल एग्जम्प्टेड स्टार्टअप, गवर्नमेंट कर देगी, स्टार्टअप को एग्जम्प्ट कर देगी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर without any relaxation the quality standard or technical parameters. The startup will also have to demonstrate requisite capability to execute the project as per the requirement and the should have their own manufacturing facility in the India. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सिर्फ प्रायर टर्नओवर या प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पर ही वो अपनी प्रोडक्ट्स को दिखा नहीं सकते, बल्कि जो रिक्वेसाइट कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो स्टार्टअप इंडिया वाले भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। ये उनको एक बहुत बेहतर चांस मिलता है। फास्टर एग्जिस्ट फॉर स्टार्टअप ऑब्जेक्टिव टू मेक इट ईजियर फॉर स्टार्टअप टू विंड अप ऑपरेशन। रियली इट्स रियली वंडरफुल कि अपने ऑपरेशन को, स्टार्टअप को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का ये उनका ऑब्जेक्टिव है। डिटेल्स, गिवन द इनोवेटिव नेचर ऑफ द स्टार्टअप, a significant percentage fail to succeed. In the event of business failure, it is crucial to reallocate capital and the resources to the more productive avenue, and accordingly a swift and the simple process has been proposed for the startup to wind up operation. ये बिजनेस का कोई फेल्योरनेस ना हो, आपको वाइंड अप करना है, चीज़ों को किस तरीके से स्टार्टअप अपने आप को लेके चले, कैसे रिलोकेट करे, कैसे परसेंटेज डिसाइड करे, ये पूरा डिटेल और एक ये इनोवेटिव नेचर है जो स्टार्टअप इंडिया के लिए बनाया गया है। दिस विल प्रमोट एंटरप्रेन्योर टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज विदाउट हैविंग द फियर ऑफ फेसिंग ए कॉम्प्लेक्स एंड द लॉन्ग ड्रन एग्जिट। एग्जैक्टली, जब इस तरीके की फैसिलिटी मिलती है, आपको रिबेट मिलती है या आपको कोई मौका मिलता है, ये कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, आप कहीं से तो काम शुरू करते हैं, आप यंगस्टर हैं, आपने काम शुरू किया है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको मौका दिया अपना प्रोडक्ट आगे दिखाने के लिए, ये बहुत एक बेहतर ऑप्शन है। तो ऐसे में उनका फियर ख़त्म होता है और उनको लगता है कि ये उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का और उनके एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने नए आइडिया और इनोवेशन के साथ बनाए हैं, कोई भी उनको एक फियर नहीं रहता, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहता लॉन्ग ड्रन एग्जिट प्रोसेस का, वेयर द कैपिटल रिमेन इंटरमीडिएटली स्टक। और उनका जो अगर मौका ही नहीं मिलेगा दिखाने का, तो उन्होंने जो अपना पैसा लगाया वो एक साथ स्टक हो जाएगा,
ऐसे वो स्लोली प्रमोशनल तरीके से उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और उनका हिम्मत भी बढ़ेगा, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को वो मार्केट में लेकर आएंगे। द इंजोवेंसी एंड द बैंक्रप्सी बिल 2015 यानी कि IBI table in the Lok Sabha in December 2015 has provisions for the fast track and or voluntary closure of business. In terms of the IBB मतलब insolvency and bankruptcy bill. A startup with simple debt structure on those meeting such criteria as may be specified may be wound up within a period of 90 days from the making of an application for winding up or a fast track basis. In such instances, and insolvency professionals shall be appointed for the startup who shall be in charge of the company. The promoters and the management shall no longer run the company for liquidating its assets and paying its creditors within 6 months of such appointment. इस तरीके से अगर ऐसा कोई केसेस या इंस्टेंसेस होते हैं तो जो प्रोफेशनल्स हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, वो अपॉइंट करते हैं स्टार्टअप को, हु शैल बी द चार्ज ऑफ द कंपनी. द प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट शैल नो लॉन्गर रन द कंपनी for the time being and the liquidate its assets and payable the creditors within 6 months of such an appointment. On appointment of the insolvency professional, the liquidator shall be responsible for the swift closure of the business, sale of asset and the repayment of the creditors in accordance within the distribution waterfall set out in the IBB. This process will be respect the concept of the लिमिट लाइबिलिटीज़. अगर देखा जाए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर कोई स्टार्टअप वाला बंदा बैंक करप्सी IBB या इस तरीके की किसी इंसॉल्वेंसी में फंस जाता है तो जो लिक्विडेटेड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव लेने वाला बंदा. और ऐसे में वो स्विफ्ट क्लोजर करते हैं बिजनेस का, जो एसेट्स होते हैं वो सेल करते हैं और जो हमारे क्रेडिटर होते हैं उनको पैसा रीपे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और जो भी वाटरफॉल सेट आउट इन द IBB, दिस प्रोसेस विल बी रेस्पेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. एक्चुअली जो उन्होंने एक लिमिटेड लाइबिलिटी लेके रिस्क लिया था स्टार्टअप को रन करने का, तो ये प्रोसेस उनको रेस्पेक्ट देता है और ये रिस्क लेने की हिम्मत भी देता है. थैंक यू वेरी मच. आज आपने देखा स्टार्टअप इंडिया को और उसके आगे के बारे में बहुत सारे इनिशिएटिव को लेकर. अब हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड इनिशिएटिव में हमारे पास क्या क्या है. प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट थ्रू ए फुल फंड्स विद ए कॉर्पस ऑफ ₹10,000 करोड़. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इनोवेशन ड्राइवन enterprises. One of the key challenges faced by startup in India has been access to the finance. Often startup due to the lack of the collaterals, existing cash flow fail to justify the loan. Besides the high risk of the nature of startup, whereas a significant percentage fail to take off, hamper their investment attractiveness. In order to provide funding support to startup, government will. एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स वाले लोग होते हैं वो लैक ऑफ कोलेटरल्स की वजह से, कैश फ्लो की वजह से लोन जस्टिफाई नहीं कर पाते, कुछ हैम्पर्स उनके हो जाते हैं, टेक ऑफ, फेल इन टेक ऑफ. तो ऐसे में सपोर्ट स्टार्टअप को जो करता है गवर्नमेंट, वो एक वाकई एक अच्छा पहलू है फंडिंग सपोर्ट करने का. Set up a fund with an initial corpus of rupees 2,500 crores and a total corpus of 10,000 crores over a period of 4 years, i.e. in rupees 2,500 crores per year. The fund will be in the nature of fund of funds, which means that will not invest directly
into startup but shall participate in the capital of SEBI registered ventures fund. Key features of the funds are highlighted below. हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट फंड इन्वेस्ट स्टार्टअप में ना होके सेबी के थ्रू इन्वेस्ट होता है. The fund of funds shall be managed by a board with private professional drawn from the industry, bodies, academia, and successful startup. Life Insurance Corporation shall be a co-investor in the fund of funds. The fund of funds shall contribute to a maximum 50% of the seated daughter fund size. In order to be able to receive the contribution, the daughter fund should have already raised balance 50% of more the stated fund size as the case may be. अब हम बात करते हैं द फंड ऑफ द फंड शैल बी have representation on the government's structure, board of the venture fund based on the contribution made. ये फंड जो होते हैं वो एंश्योर करते हैं ब्रॉड मिक्स ऑफ द सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं और एज ए मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन को लेकर. क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप. क्रेडिट गारंटी फंड स्टार्टअप के लिए क्या होते हैं, कैसे क्रेडिट दिया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कैटलाइज एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इनोवेटर अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के सभी सेक्शंस में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट किया जाता है ऐसे लोगों को कि जो कहीं ना कहीं एक इनोवेशन के साथ आगे बढ़ के आए हैं. In order to overcome traditional Indian stigma associated with the failure of the startup, पहले जैसे होता था कि लोग डर जाते थे कि स्टार्टअप फेल हो जाता था तो पूरी पूंजी, छोटी पूंजी होती थी वो चली जाती थी. उस स्टिग्मा को हटाने के लिए जनरल एंड द एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन अमंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, हम एक्सपेरिमेंट करें यंगस्टर और भारत को आगे बढ़ाएं. वो डर हटाने के लिए, बिजनेस में डिप्राइव्ड हो जाए, क्रेडिट गारंटी को कंफर्ट करने के लिए, वेंचर डेप्ट के लिए, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के लिए, उन सब के लिए इस तरीके के फंड को सपोर्ट किया जाता है जो पहले मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ, इंडस्ट्री के साथ नहीं होता था. डेप्ट फंडिंग ए स्टार्टअप्स इज आल्सो perceived as a high risk area and to encourage banks and other leaders to provide venture debt to startup. Basically credit guarantee mechanism through National Credit Guarantee Trust Company NCGTC or SIDBI is being advised with a budgetary corpus of in rupees 500 crore per year for the next 4 year. आपने देखा होगा सिडबी और NCGTC बहुत सारी इस तरीके की स्टार्टअप इंडिया स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, पैसा क्रेडिट पे देती हैं, जिससे कि स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट मिलती है. टैक्स एग्जम्पशन ऑफ द कैपिटल गेन. अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो उसमें टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, आपके ऊपर लोड नहीं होता. दिस इज आल्सो ए गुड आइडिया टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इनटू स्टार्टअप बाय मोबिलाइजिंग द कैपिटल गेन arising from the sale of the capital asset. Details: due to higher risk of the nature, startup are not able to attract investment in their initial stage. Actually कोई भी स्टार्टअप इनिशियल स्टेज में अपना जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि लोगों को डर होता है कि ये स्टार्टअप फेल होगा या पास होगा या आगे बढ़ेगा. इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट सुटेबल इंसेंटिव आर provided to the investor for investing in the startup ecosystem. With this objective, exemption shall be given to the person who has capital gain during the year if they have invested such capital gain in the fund or funds recognized by the government. हाँ, उसको टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए कि अगर, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, यूजुअली कोई इन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, और अगर करता है तो उसका इतना बड़ा रिस्क वो लेता है स्टार्टअप इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है. दिस विल बी एंगेजमेंट द फंड्स अवेलेबल टू द वेरियस इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप. इन एडिशन, एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन tax exemption for the investment in a newly formed manufacturing MSME by the individual shall be extended to the all startup currently such as the
entity needs to purchase a new assets with the capital gain receiving to us such an exemption. Investment in computer on computer software as used is the core business only shall also be the considered as the purchase of the new asset in order to promote technology driven startup. तो कंप्यूटर परचेज करने की, कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस तरीके के न्यू एसेट्स को परचेज करने की फैसिलिटी भी कोर बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू स्टार्टअप इंडिया को दी जाती है. टैक्स एग्जम्पशन टू स्टार्टअप फॉर 3 years, शुरू के 3 सालों में आपका टैक्स एग्जम्पशन होता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप एंड एड्रेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. इनिशियली ग्रोथ देना स्टार्टअप को और एड्रेस करना कि वर्किंग कैपिटल आपके पास कार्यशील पूंजी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लगातार शुरू में टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है. ये भी एक इनोवेशन है. इसके डिटेल में अगर हम जाते हैं, इनोवेशन इज द एसेंस ऑफ द एवरी स्टार्टअप. एक्चुअली ये एसेंस होता है इनोवेशन किसी भी स्टार्टअप का. यंग माइंड का किंडल न्यू आइडियाज एवरी डे टू थिंक बियॉन्ड कन्वेंशनल स्ट्रेटजी ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ड्यूरिंग दिस इनिशियल years, building entrepreneur struggle to evaluate the feasibility of their business idea. ये सपोर्ट सिस्टम है और ये फंड इसी तरीके से सपोर्ट करता है. Significant capital investment in made the embracing ever change technology fighting leading to contract cash funds with a view of the stimulate the development of the startup in India, provide them a complete platform. It is the imperatively that the profits of the startup initiatives are exempted from the income tax for a period of 3 years. This exemption shall be available subject to the non-distribution of dividend by the startup. ये exemption जो होगा ये available होगा, ये subject to non-distribution of dividend. डिविडेंड के नॉन डिस्ट्रीब्यूशन पर स्टार्टअप के ये आपको हेल्प करेगा. टैक्स एग्जम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट अबोव फेयर मार्केट वैल्यू. जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके अबोव जो फेयर एक डिसीजन होगा उस पर मिलेगा. इसका ऑब्जेक्टिव भी है टू एनकरेज सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप. हम क्यों ऐसा करेंगे कि मार्केट का फेयर वैल्यू मिले? क्योंकि एनकरेज करने के लिए कि स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई भी कैपिटल तो उसको ये फैसिलिटी मिले. डिटेल्स में अगर हम जाना चाहें तो हम बात करेंगे कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वेयर इज ए स्टार्टअप कंपनी रिसीव एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर एंड देन एक्सीड टू फेल द मार्केट वैल्यू of such share, such excess consideration is the taxable hands of the recipient in income of other sources. In this content of a startup, where is the idea is at and the conceptualization of development state, it is often difficult to determine the FMV, fair market value of such shares. In the majority of the cases, FMV is also significantly lower than the value at the which is the capital investment is made. जो actual investment बनाया गया उस capital value के अलग है. The result into the tax being levied under section 56(2) WIP. Currently, investment made by venture capital fund in startup exempted from the operational of the provision. The same shall be extended to the investment made by incubators in the startup. थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत कुछ जाना. इनिशिएटिव कब शुरू हुआ, इसका इंट्रोडक्शन, क्या क्या शुरू हुआ, यंगस्टर को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को आगे लाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इवन सेमी अर्बन और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, इनोवेटिव आइडियाज़ को, रिस्क हैजार्ड को कम करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के, MSME के थ्रू कुछ चीज़ें, और एकेडमिया, एजुकेशन and so many government agencies and government PSUs से भी इन सब के सपोर्ट सिस्टम के साथ भारत का ये मुहिम, ये मिशन स्टार्टअप इंडिया रियली एक वंडरफुल अचीवमेंट के साथ
स्पेशली जो भारत का एक ऐसी सोच रखने वाला युवा या ऐसा व्यक्ति जो कुछ कर गुजरने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास फंड्स की कमी होती है या मार्केट में उसको डर होता है, तो उसके लिए ढेर सारी सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स को कवर करते हुए ताकि वो सिक्योर रह सके। अगर वो फेल हो जाता है तो वो किस तरीके से आगे भी बढ़ के काम कर सके, कवर किया है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को और कोशिश की है कि भारत का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हम कैसे अपने इकोसिस्टम को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी सारी नॉलेज ली, कुछ डिटेल्स हैं लेबर लॉ से रिलेटेड, एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड, जो आपको डेप्थ में जाकर पढ़नी होगी, बट ओवरऑल व्यू आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। आपको ऑल द बेस्ट स्टार्टअप इंडिया के इस इनिशिएटिव के लिए, और कैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ को और कैसे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ा रहा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आप सभी को एक सफल व्यवसायी बनाने के लिए बिजनेस पाठशाला हर बार यूनिक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज लेकर आता है। अपने व्यवसाय को शुरू करके आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं और साथ ही देश की उन्नति में भी अपना योगदान कर सकते हैं। आज की पाठशाला में हम आपको बताएंगे ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिन्हें आप 25 लाख कैपिटल के साथ शुरू कर सकते हैं। इस सेगमेंट का पहला बिजनेस आइडिया है एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग बिजनेस। एल्युमिनियम फॉयल को पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में 70% से अधिक एल्युमिनियम फॉयल का यूज प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए होता है। ये बैक्टीरिया, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के अगेंस्ट एक बैरियर के रूप में कार्य करता है। एल्युमिनियम शीट्स की कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग और कोल्ड रोलिंग करके फॉयल को तैयार किया जाता है। एल्युमिनियम फॉयल को फार्मास्यूटिकल्स, बेवरेजेस, पर्सनल केयर, फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स, सेमी रिजिड कंटेनर्स और हाउस फॉयल जैसी कई कैटेगरीज में इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि फॉयल की मार्केट में हमेशा हाई डिमांड रहती है। इसका बिजनेस शुरू करना आपको कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करके आप लगभग 10% से 15% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस में अगर आप हर दिन 3000 से 3200 रोल्स बनाते हैं तो इसके लिए आपको 17 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 9 से 10 लाख रुपए मशीन कॉस्ट, 3 से 4 मैन पावर, 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड और 8 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है स्टील स्क्रबर मेकिंग बिजनेस। स्टील स्क्रबर सभी घरों में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़ी मशीन्स की सफाई के लिए भी यूज किया जाता है। स्टील स्क्रबर इजी टू होल्ड होते हैं और इनसे डर्टी, ऑयल और वेस्ट फूड स्टेन्स की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। स्टील स्क्रबर इतने सख्त होते हैं कि इनसे हर प्रकार की गंदगी साफ हो जाती है, पर स्किन के लिए उतने ही सॉफ्ट भी होते हैं, जिससे त्वचा कटती नहीं है। गैल्वेनाइज्ड स्टील स्क्रबर्स के एंटी रस्ट और करोजन रेजिस्टेंट गुणों के कारण इन्हें डैम्प और करोसिव एनवायरनमेंट में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। स्टील स्क्रबर आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस साबित हो सकता है और इससे आप लगभग 20% से 25% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हर दिन 6000 से 7000 स्टील स्क्रबर पीसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 11 से 14 लाख रुपए मशीन कॉस्ट, 4 से 6 मैन पावर, 5 से 7 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड और 700 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। इस सेगमेंट का तीसरा बिजनेस आइडिया बैडमिंटन रैकेट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। हर स्पोर्ट में एक ऐसे इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है जिसके बिना वो स्पोर्ट खेला नहीं जा सकता। अगर हम बात करें बैडमिंटन की, तो इस गेम में वो इक्विपमेंट है रैकेट। ट्रेडिशनली रैकेट्स को वुडन मटेरियल से तैयार किया जाता था, मगर उसमें फ्रेम न होने के कारण एडिक्वेट स्टिफनेस नहीं होती थी। वर्तमान समय में रैकेट्स को नॉन वुड मटेरियल्स जैसे कि एल्युमिनियम, स्टील और कार्बन फाइबर से बनाया जाता है। ये मटेरियल एक बेहतर सब्स्टिट्यूट के तौर पर साबित हुए हैं और इनसे रैकेट के फ्रेम्स काफी मजबूत बनते हैं। बैडमिंटन खेलने से वेट लॉस, टोन्ड बॉडी, इंप्रूव्ड हार्ट फंक्शन और इंप्रूव्ड मेटाबॉलिक रेट जैसे कई बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए इनकी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड रहती है।
यही कारण है कि अगर आप बैडमिंटन रैकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इससे एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। इस बिजनेस से आप 20% से 25% मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में अगर आप हर दिन 200 से 250 रैकेट्स बनाते हैं तो इसके लिए आपको 13 से 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 10 से 13 लाख रुपए मशीन कॉस्ट, 9 से 10 मैन पावर, 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया और 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन की आवश्यकता होगी। आज के सेगमेंट का आखिरी बिजनेस आइडिया है पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पेपर कप्स फूड ग्रेड पेपर्स से बनाए गए हाइजीनिक कप्स होते हैं जिन्हें हम लिक्विड सॉल्यूशंस होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कप्स ठंडे गर्म हर तरह के लिक्विड फॉर्म को होल्ड कर लेते हैं, इसलिए मार्केट में इनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। फूड बॉर्न इन्फेक्शंस को बहुत ही असरदार तरीके से कम करने की वजह से पेपर कप्स को समस्त विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है। पेपर कप्स को टी स्टॉल, रेस्टोरेंट, होटल, रेलवेज, ट्रेन्स, एयरलाइंस, कैंटीन्स और ऑफिसेज जैसी जगहों पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इस बिजनेस का मार्केट पोटेंशियल बहुत हाई है और इसको स्टार्ट करके आप 20% से 25% एनुअल प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर दिन 25,000 से 35,000 पेपर कप पीसेस बनाने के लिए आपको फुली ऑटोमेटिक पेपर कप मशीन और पेपर रोल एक रॉ मटेरियल के तौर पर चाहिए होगा। साथ ही 20 से 25 लाख इन्वेस्टमेंट, 10 से 12 लाख मशीन कॉस्ट, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 2 से 3 मैन पावर और 5 से 7 किलोवाट पावर कनेक्शन की आवश्यकता भी होगी। तो ये थे आज के हमारे बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।